नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, अंकित भाटी सर की जो सामान्य ज्ञान की बुक थी उसमें मैंने जो है स्टैटिक जीके का पोर्शन पढ़ा दिया है। और देखिए 1200 प्लस क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके के कंप्लीट करा दिया हूँ। आज से हम जो है पोल्टी देखेंगे। क्या देखेंगे? पोल्टो यानी राज व्यवस्था देखेंगे। और देखिए पोल्टी भी लगभग 1200 से 1300 क्वेश्चन हैं। हम आराम से देखेंगे, 4 वीडियो बनाएंगे छोटी छोटी, उसमें जो है कवर करेंगे। आज देखिए पोल्ट्री में टोटल 22 चैप्टर हैं, जिसमें से हम 5 चैप्टर लेंगे आज। कितने? 5 चैप्टर, यानी 22 में 5 आज हम करेंगे। उस 4 वीडियो में यानी कंप्लीट कर दूंगा। और बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं रहेंगे। देखिए वीडियो बड़ी तब होती है जब हम ट्रिक बताते हैं और क्वेश्चन संख्या ज़्यादा होती तब होती है बड़ी। नहीं बड़ी क्या मतलब जो है कोई फर्जी का तो बात होती नहीं है। क्वेश्चन जल्दी कराता हूँ थोड़ा और ट्रिक भी बताता चलता हूँ इसीलिए। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक जो है हम पढ़ने वाले हैं आज। देखिए इसमें हम नंबर 5 तक पढ़ेंगे, यानी पहला संवैधानिक विकास पढ़ेंगे, उसके बाद संविधान का निर्माण, फिर संविधान की प्रस्तावना, फिर संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, उसके बाद संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी ये 5 चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं संवैधानिक विकास, यानी संविधान जो बनने से पहले कौन सी घटनाएं हुई वो हम देखते हैं। तो देखिए संवैधानिक विकास में हम शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिखा है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ? तो सभी को पता है 1773 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य थे? तो 4 थे। कितने थे? 4 थे। अगला है 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। देखिए जो लोग बोर्ड पर वीडियो मैंने गवर्नर जनरल की कराई है टोटल, उसमें 5 वीडियो हैं छोटी छोटी 10-10 मिनट की, यानी 50 मिनट में अगर 1.5 पे देखेंगे तो 25 मिनट में आपको 1757 से लेकर 1947 तक की सारी घटनाएं और गवर्नर जनरल सब कवर किया है मैंने उसमें। और बहुत अच्छे से उसमें ट्रिक भी बताया, सारी चीज़ें मतलब इंक्लूड कर दी है। तो जो लोग देखना चाहेंगे बोर्ड वाली क्लास ज़रूर देख लेंगे एक बार, ठीक, टाइम निकाल के। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1974 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो कौन थे? तो एलिजा एम्फे थे। अगला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? तो वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो 1773 का एक्ट था और स्थापना कब हुई? तो 1774 में हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विधायिका में संघीय विशेषता और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया गया? तो कौन सा अधिनियम है? ऊपर देखते हैं। ये अधिनियम हमारा कौन सा है? तो ये अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन दिया है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का किया गया। किसका किया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में देने की व्यवस्था की गई? तो भारतीय राजस्व में। किसमें? भारतीय राजस्व में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारी एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो 1813 में चाय और चीनी को छोड़ा था, उसके बाद जो है सभी को मतलब सारा व्यापार जब ख़त्म किया तो किस अधिनियम में किया? फिर 33 में सब खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन है 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में प्रचार करने का आदेश मिला? तो ये ईसाई धर्म को मिला। और 1813 के चार्टर एक्ट में ही शिक्षा में 1 लाख रुपए जो है खर्च किया गया, यानी बजट पास किया गया कि शिक्षा में 1 लाख रुपए खर्च होगा। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया? तो ब्रिटिश क्राउन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो ये कौन सा निर्णय है जो संविधान की मूल संरचना को निर्धारित किया? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा है। देखिए ये केशवानंद भारती के, इसमें मूलभूत सिद्धांत आया था, आपको भी याद होगा। कब? तो 1973 का है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या
मतलब 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? तो ये संख्या जो घटाकर कर दी गई थी 18। अगला किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनियों का शासन अपने हाथ में ले लिया? तो देखिए 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद 1858 में अपने हाथों में ले लिया शासन कंपनी से। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सर्जन किया गया? तो ये सर्जन किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो देखिए सभी को पता है कि ये आया 1946 में, लेकिन ऑप्शन में देखिए दो जगह दिया है 1946। तो इसमें जो है मार्च 1946 में आया। देखिए नवंबर में नहीं आया, ठीक, मार्च में आया, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो ये 1858 का जो अधिनियम था उसी के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 1892 के अधिनियम के अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बजट पर। किस पर? बजट पर प्राप्त हुई, याद रखिएगा। अगला है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1919 का अधिनियम था, मार्ले मिंटो एक्ट, सभी को पता होगा, ठीक। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन बना था। अगला है कि भारत शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन है? 1919 अधिनियम द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई? तो द्विसदनीय। केंद्र में किसकी व्यवस्था की गई? दो सदनीय। अगला भारत शासन अधिनियम 1935 की सम्मेलन की परिणति थी। तो ये सम्मेलन कौन सा था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत के किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था लागू की? तो ये थी संघीय शासन प्रणाली। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो केंद्र में द्वैध शासन था। कौन सा? द्वैध शासन। और 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन था। अगला 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई? तो प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। कौन सी? स्वायत्तता। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो ये कौन सा था? 1935 का भारत शासन अधिनियम था। अगला 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? तो ये गवर्नर जनरल को दी गई। किसे? गवर्नर जनरल को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा कौन भारत से अलग हुआ? तो म्यांमार अलग हुआ, जिसे बर्मा कहते थे उस समय। अगला है भारत में संघीय न्यायालय की संरचना का समर्थन किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया? तो ये किया गया 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसी के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए इसमें जो है ये नहीं थे, विलियम वुड नहीं थे। देखिए इसकी ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक है PAS यानी पास है। पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे, AB अलेक्जेंडर हो जाएंगे, स्टेपर्ड क्रिप्स। तो देखिए स्टेपर्ड क्रिप्स ये हो गए, पैथिक लॉरेंस ये हो गए बी नंबर, और उसके बाद अलेक्जेंडर ये हो गए। समझ में कि नहीं? तो सबसे आगे कौन है? पैथिक लॉरेंस। तो अध्यक्ष कौन होंगे? यही होंगे। आगे बढ़ते। अगला है भारत के लिए संविधान की रचना है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये प्रस्तुत किया गया स्वराज पार्टी में, मतलब स्वराज पार्टी ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन दिया है स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो ये जो प्रस्तुत किए थे MN रॉय ने किया था। किसने? MN रॉय ने। अगला है कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला है वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 थे। कितने थे? 389 सदस्य थे। अगला है भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। कितनी थी? 15। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन दिया होगा कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को कौन सी सीटें आवंटित की गई? तो ये आवंटित की गई 296 और 93, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिए इसमें जो है भाग नहीं लिया था मुस्लिम लीग ने। किसने? मुस्लिम लीग ने। अगला है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है स्थायी अध्यक्ष पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। अगला है BR अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? तो देखिए कानून के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी थी तो ये कानून थे, मतलब कानून मंत्री थे। समझ में आया कि नहीं? ये ट्रिक मैंने बताई है और अगर ना देखे होंगे जाके देखिए, सारा याद हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। अगला है संविधान निर्माण में संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी मुख्य समितियों का गठन किया गया? तो देखिए मुख्य समितियां कितनी थी? तो 8 थी। कितनी थी? 8। वैसे कितनी थी? तो 23 समितियां थी। अगला है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ में कि नहीं? तो ये हो गया। आगे बढ़ते। अब देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, थोड़े क्वेश्चन और हैं, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय। तो देखिए जब भी प्रांत आपको मिले, ठीक, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लगाइएगा, क्योंकि प्रांतों को साथ में मिलाया कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जब कहीं संघ मिले, क्या मिले? संघ, तो हमें लगाना है किसे? तो संघ मतलब केंद्र में कौन था उस समय PM? जवाहरलाल नेहरू जी। तो हमें संघ लगाना है जवाहरलाल नेहरू जी को, और प्रांतों में क्या लगाना? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझ में कि नहीं? तो ये जो 2 चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया। तो देखिए ये समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ। अगला है भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम निर्वाचन कब हुआ? तो देखिए इसका पहला निर्वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। अगला है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो देखिए 26 नवंबर 1950 को पूर्ण रूप से तैयार हो, मतलब 26 नवंबर 1949 को, 1949 को जो है पूर्ण रूप से तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो देखिए अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुई थी 1950। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लोग मतलब कंफ्यूज होते रहते हैं। अगला है कि 26 नवंबर 1949 को प्रभावी होने वाले कुल कितने आर्टिकल थे? तो देखिए ये 16 आर्टिकल थे। कितने थे? 16। अगला है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ये सभी को पता है। अगला है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला है भारतीय संविधान दिवस, तो 26 नवंबर को सही है, 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को ही मतलब बनकर तैयार हुआ था पूर्ण रूप से। अगला है भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो देखिए ये हस्तलिखित किसके द्वारा है? प्रेम बिहारी नारायण राजादा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मतलब अलंकृत किसने किया था संविधान को? ये क्वेश्चन अपनी बार यूपी पुलिस में पूछा गया था, ठीक, तो बहुत सारे लोग इनका नाम जो है लगा दिए थे, प्रेम बिहारी नारायण राजादा। ये देखिए केवल लिखे थे, समझ में कि नहीं? ये केवल और केवल लिखे थे। वहाँ जो ऑप्शन था वो अभी आगे आएगा तो बताएंगे, वो ऑप्शन दूसरा था वहाँ पे, मतलब इनका भी दिया था लेकिन एक नाम और दिया था, मैं मतलब याद नहीं कर पा रहा हूँ इस समय, वरना मैं अभी तुरंत बताता। तो वो ऑप्शन में सही होते। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए BR अम्बेडकर थे। अगला है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री। तो देखिए वित्त यानी वित्त मतलब पैसा, तो पैसा किसके पास होगा? सेठ के पास। सेठ मतलब सेट्ठी या चिट्ठी, तो षणमुखम सेट्ठी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो भाई ये तो सोचने वाली बात ही नहीं, हमें लगाना बाबा साहब। मैंने बताया ना कानून के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी किसे थी? बाबा साहब को। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। तो भाई शिक्षा में किसका यूज होता है? कलम का। किसका होता है? कलम का। शिक्षा में किसका यूज होता है? कलम का। तो कलम से कलाम हो जाएगा, कलम से कलाम, यानी अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों देखिए इसमें 63 क्वेश्चन थे जो हमने आराम से देख लिया है। अब आगे बढ़ते ही ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है संविधान का निर्माण। तो देखिए बढ़ते हैं आगे। इसमें लिखा है कि लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो देखिए अमेरिका में सबसे पहले हुआ। अगला है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया USA के संविधान से लिया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो देखते हैं। देखिए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये बात तो सही है।
अगला है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, ये भी सही है। अगला है संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। अगला है यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया है, तो ये किससे किया गया है, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। अगला है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जीवन रहित जाल के रूप अवधारित किया है, तो ये किसने किया है, ग्रेनविले ऑस्टिन। किसने, ग्रेनविले ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन संविधान सभा के प्रारूप के सदस्य थे, तो अभी कई ऊपर पहले ही होता है, तो बी एन राव, मतलब सॉरी, हाँ ठीक है, बी एन राव, सॉरी। देखिए यहाँ पूछा है कि निम्न इनमें से कौन संविधान सभा के प्रारूप के सदस्य नहीं थे, ये ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन तो बी एन राव हैं, सही है, लेकिन ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो सही रहेगा। जैसे ये मतलब जो है आयंगर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे और के टी शाह थे, बी एल मित्र, तो ये सारे लोग मतलब अगर देखेंगे तो आपको मिलेंगे, ठीक। जैसे कृष्णामाचारी थे, टी टी कृष्णामाचारी, ये लोग भी थे इसमें, तो 7 लोग थे। अगला निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हम चलते हैं आगे। तो देखिए सुशासन की विशेषता इसमें कौन है, लाल पीथरशाही, ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं। अगला भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था, तो ये प्रस्तावित किए थे जयप्रकाश नारायण। अगला है विध और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संकल्प को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधित करता है, तो ये कौन करता है, यह करता है यह यदि विध नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, तो संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। अगला निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो ये साम्यवादी राज्य, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला इनमें निम्न में से कौन सा एक असत्य है, यानी इसमें से कौन सा असत्य है, इसमें से मैसूर राज्य का एक नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ, तो केवल एक बार हुआ, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत इनमें से किस पर प्रतिबंधित था, तो ये देखिए किस पर था, तो उद्देशिका पर था। अगला है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जिसको सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है, यानी यूएसएसआर से लिया गया है, इसका कहने का मतलब ये है, तो ये पंचवर्षीय योजना थी। अगला है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, किस देश से लिए गए, तो फ्रांस से लिया गया है, यानी फ्रांस की क्रांति जो हुई थी। अगला निम्नलिखित में से किन देशों में किससे लोकपाल का विचार लिया गया है, तो देखिए लोकपाल तो स्वीडन से लिया गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस देश से ली गई, तो देखिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो रूस लगाएंगे, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट तो अमेरिका। अगला है भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व राज्य के डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से। अगला है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से, तो इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से। अगला भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए। किससे लिया गया है, यूएसए। देखिए न्यायपालिका की बात आए तो यूएसए लगाइएगा आप, ठीक। अगला यानी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है, कनाडा से। कहाँ से ली गई हैं, तो कनाडा से। अगला है भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ब्रिटिश के संविधान से, यानी जो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतेगा सरकार उसी की बनेगी। अगला है भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है, तो देखिए ये विशेषता जो ली गई है संसदीय की अगर बात आएगी तो ये कहाँ ब्रिटेन होगा। अगला भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से। कहाँ से, कनाडा से, यानी हम केंद्र को थोड़ा मजबूत करेंगे राज्य की अपेक्षा। अगला है भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये भी कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी, तो ये अवधारणा जो है अमेरिका में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा, तो मैंने बताया था जहाँ न्याय मिले
तो अमेरिका लगाएंगे। अगला है संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो सीधी सी बात ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो ये बाबा साहब ने कहा था। किसने कहा था? बाबा साहब ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा। तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पे आ गया है, तो ये USSR हो जाएगा। अगला है भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो जो ये अपनाया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। क्या है? संविधान। अगला किसने कहा कि भारत का एक अर्धसंघात्मक राज्य है? केसी हुएयर। किसने कहा? केसी हुएयर ने कहा। अगला निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य का लक्षण नहीं है? यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है। ये लक्षण है, ठीक, ये लक्षण है। अगला है यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है। ये भी सही है। हमारे यहाँ जो है राष्ट्र और धर्म दोनों अलग हैं, ठीक, लेकिन नेता लोग इसी में मिला दे रहे हैं। अगला है कि एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आवश्यक है कि लोकतंत्र होना चाहिए। ये गलत है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो इसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं? आर्थिक स्वतंत्रता। अगला है विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान कहाँ है? तो भारत का है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय हैं? तो 5 प्रकार के। कितने प्रकार के न्याय हैं? तो न्याय की बात करता है तो न्याय कितने प्रकार के? 3। स्वतंत्रता कितने प्रकार? 5। देखिए न्याय कौन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? तो भारत के लोग हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संविधान की प्रस्तावना। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना के हम देखते हैं। लिखा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में उसकी आत्मा की व्याख्या की गई? तो प्रस्तावना। कौन सा? प्रस्तावना हो जाएगा। अगला धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी राष्ट्र सभी धर्मों को मान्यता देता है, लेकिन अपना राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो देखिए लोक कल्याण जैसा शब्द नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बाकी तीनों शब्द दिए हुए हैं। अगला है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों का कल्याण का प्रबंध करना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है भारत के गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि मतलब यहाँ का जो राज्य अध्यक्ष है उसका चुनाव होता है, यानी जो हेड ऑफ नेशन है, यानी राज्य का जो प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है, उसका क्या होता है? चुनाव होता है हमारे यहाँ, ठीक, इसीलिए इसे गणराज्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? तो देखिए यहाँ जो है क्रम पूछा है ना, तो ये नहीं होगा। इसमें भी देखिए ये हो सकता है। देखिए सर्वप्रभुत्व, जी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक यानी जनवादी, गणतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में कि नहीं? तो ये चीज़ है, क्रम पूछा है लगाने का। अगला है भारत संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला है भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का क्या नाम है? तो देखिए इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, यानी इसका कहने का मतलब है इंडिया अर्थात भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन हम बन गए क्या? प्रजातांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार हुआ? तो 1 बार हुआ, ऊपर मैंने बताया। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए हैं? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 13 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना का वह
प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र कहलाता है। और सब लोग मतदान करने अवश्य जाएं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस वर्ष जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन। अगला, भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो मैंने बताया कि देश का प्रधान वंशानुगत नहीं होता है यहाँ पे, यानी सॉरी देखिए वंशानुगत है, यानी ये गलत है, नहीं होता है। जिसमें नहीं होगा वही ऑप्शन होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि देश का प्रधान निर्वाचित होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रस्तावना। अगला, 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया है कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का वो प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो ये कहलाता है लोकतंत्र। क्या कहलाता है? लोकतंत्र। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? तो ये कुंजी नोट किसने कहा था? अर्नेस्ट वार्कर ने कहा था। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा? जन्म कुंडली है, के.एम. मुंशी ने कहा। किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। अगला, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति। ठीक, क्योंकि चीन का माल जो है लोकल होता है, ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। अगला है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। देखिए मजाक के लिए कहा हूँ चीन का। ठीक, अगला है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा है? इसमें सी नंबर जो है दिया हुआ है कि उद्देश्य का न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये जो है सही नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है? तो देखिए बेरुवादी वाले में कह रहे हैं नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती में कह रहे हैं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा शुरू होता है भारत संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। देखिए संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। कितने हैं? 22। अगला है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 20 में है। किसमें है? भाग 20 में है। देखिए इसकी ट्रिक जो है मैंने जो है बताई है। ठीक, देखिए एक अनुसूची और एक भाग, आप लोग 10-12 मिनट निकाल के बोर्ड पे मैंने क्लास ली है दोनों की, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, देखिए भाग कराने में थोड़ा टाइम लगेगा, 22 भाग हैं, इसकी ट्रिक बताऊंगा तो टाइम लगेगा। और ये सीक्वेंस में होगी ट्रिक इसकी ट्रिक ऐसा नहीं कि भाग 20 में कोई ट्रिक अलग से, हाँ इसकी ट्रिक नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में पढ़ाने का जो तरीका वही बताएगा कि भाग किस में क्या है। और अनुसूची में ट्रिक बता दूंगा तुरंत। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो देख लीजिएगा प्लीज़। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो देखिए मूल कर्तव्य किसमें? भाग 4 का में है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में। देखिए कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे देखिए पहले क्या होगा? संघ होगा। क्या होगा? संघ होता भाई, कोई क्षेत्र होगा ना, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र होगा। उसके बाद वहाँ के नागरिक होंगे, फिर उनके कुछ अधिकार होंगे। तो दूसरे पे क्या हो जाएगा? नागरिक। तीसरे पे उनके अधिकार हो जाएंगे। उसके बाद जो सरकार बनेगी वो भी कुछ अधिकार देगी, यानी डीपीएसपी होगी। फिर सरकार हमसे कुछ कहेगी, तो ये 4 हो जाएगा। सरकार हमसे कहेगी, क्या कहेगी? फंडामेंटल ड्यूटी कहेगी, यानी एफडी, तो 4 का हो जाएगा। समझ में कि नहीं? उसके बाद देखो सबसे ऊपर क्या होगा? संघ होगा, यानी 5 पे संघ हो जाएगा। फिर क्या होगा? 6 पे राज्य होगा। फिर देखिए 7 हट गया है, फिर 8 पे क्या होगा? यूटी होगा। फिर 9 पे क्या होगा? तो पंचायत होगा। क्या होगा? पंचायत होगा। तो इसी तरह 9, फिर 9A 9B, तो ये चीज़ चलता रहेगा। फिर पंचायत, फिर जो है ग्राम मतलब नगर पंचायत, सॉरी हाँ नगर पंचायत, पहले पंचायत होगा, उसके बाद नगर पालिका होगी, फिर सहकारी समिति होगी, उसके बाद 10 में SC ST होगी, 11 में संघ राज्य क्षेत्र होगा, 12 में जो है वित्त होगा। ठीक, ये चीज़ आगे आएगी, अब ये तो बताते हैं, तब तक देखते हैं आगे। देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा है निम्नलिखित में से कौन संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो देखिए आ गया ना यहाँ 9A, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संकटकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान दिए गए हैं? तो ये है 21 में। देखिए आप जब जो है
क्या करेंगे आप सीक्वेंस में, अगर हमारी वो वीडियो देख लेंगे ना, मतलब कौन सी भाग वाली, तो आपको कुछ नहीं याद करना, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, लेकिन सीक्वेंस बहुत अच्छा उसमें बताया मैंने। अगर वो याद कर लिए तो 22 भाग आपको याद हो जाएंगे और अनुसूची भी याद हो जाएंगी। देखिए अनुसूची तो हम अभी याद करा देंगे, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन वहाँ देख लेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान, तो भाग 9 है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाग 1 में क्या है, तो देखिए नागरिकता 2 में है डीपीएसपी जो है 4 में है, और भाग 1 में क्या है तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुसार सही नहीं है, तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 9 में क्या है सही है, ये भी सही है। 9 में ये भी सही है। 10 में अधिकरण नहीं है। 10 में क्या है तो SC ST है, क्या है SC ST के प्रावधान कुछ दिए गए हैं। अगला भारतीय संविधान के भाग 8 में क्या है, तो देखिए 8 में क्या है यूटी है, क्या चीज़ है यूटी है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं इसमें। देखिए नागरिकता 2 में है, सही है। संघ राज्य क्षेत्र देखिए ये 7 में दिया हुआ है, जबकि यही गलत है। ठीक, नगर पालिका सही है। निर्वाचन 15 में है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए भाग 9 में क्या है पंचायत है। 8 में क्या है यूटी है। अगला है 4 इसमें ये है, और 9 में नगर पालिका है, तो ये मैच कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं कौन नहीं सुमेलित है। लेकिन नागरिकता 2 में है, सही है। मौलिक अधिकार 3 में, ये भी सही है। मौलिक ये भी सही है। 6 में राज्य नहीं है, ठीक। 7 में राज्य है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन PCS में आते हैं, RO में भी बहुत देखने को मिलते हैं, और SSC में भी देखने को मिलते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य तो पता है, ये भी सही है। राज्य जो है 6 में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका B हो जाएगा। क्या सॉरी इसका देखिए भारत के महान न्यायवादी कहाँ होंगे, ये सही है। कौन सा देख लीजिए। देखिए इसमें जो है जैसे 13 वाले में क्या है, देखिए 13 में मौलिक कर्तव्य, देखिए यहाँ पे क्या है नागरिकता, तो नागरिकता किस में है भाग 2 में है। मौलिक कर्तव्य किस में है, तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य किस में है, तो देखिए ये मौलिक कर्तव्य जो है ना, ये देखिए 6 लिखा है यहाँ पे, थोड़ा मतलब वो कन्फ्यूज, ये 6A हो जाएगा। फिर अगर ये होगा ना तो 4A होगा, यानी इधर अगर होगा इस तरह लिखा होगा तो ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए ये जो है राज्य है ना, ये 6 में है, सही है। क्यों, क्योंकि जो ये बनता है त्रिभुज, यहाँ पे होता 5, यहाँ पे 6, फिर 7 नहीं, फिर 8 हो जाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। ठीक, 7 तो कैंसिल ही हो गया ना, तो 6 पे आ जाएगा तो राज्य आ जाएगा, तो ये सही है। अब देखते हैं ये अगला वाला। ठीक, यहाँ तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसे देख लीजिएगा। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो देखिए मौलिक अधिकार ये सही है। राज्य ये भी सही है। महान्यायवादी जो है इसका आर्टिकल दिया है 76, और ये भाग किस में है, तो ये भाग 5 में है। किस में 5 में, क्योंकि संघ में आता है ना ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारतीय संविधान का भाग 16, तो देखिए भाग 16 क्या कहलाता है। भाग 16 है जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं। देखिए 15 में निर्वाचन है, और 16 में है भाई उसके लिए कुछ वर्गों को विशेष उपबंध भी तो देंगे। और भाग 18 में क्या है तो आपातकाल है, और 17 में क्या है भाषा है। समझ आएगी नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए पहले में 4 3, उसके बाद हो जाएगा 2, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि 1992 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, तो देखिए भाग 9A 74वां संविधान संशोधन था। अगला संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो देखिए संघ की कार्यपालिका तो भाग 5 में ही होगी। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया है भारत के किस भाग में डीपीएसपी का उल्लेख है, तो 4 में है। अगला है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस मतलब आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 169 में दिया हुआ है। अगला है वर्तमान भारत में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ। कितनी है 12। अगला है भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 से संबंधित है, तो ये देखिए ये किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। अभी बताएंगे आगे कब जुड़ी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशाही जिला परिषदों में है, तो ये देखिए किसमें 6ठी अनुसूची में, जिसे ATMM कहते नहीं हैं, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम,
ये अब की बार आरओ में आया था, यही तो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो देखिए 29 विषय हैं। कैसे याद रखेंगे? 2 9। अब देखिए इसे हम जोड़ देते हैं तो कितने बना? 11 बना कि नहीं? तो ये हो जाएगा। और 12वीं अनुसूची में पूछे तो 18। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज। 12वीं नगर पालिका। ये दो आपस में रखना, लेकिन पहले पंचायती राज फिर जो है नगर पालिका। समझ में कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा मैंने बताया ना, ATMM यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो त्रिपुरा यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाए। सिक्किम में लागू नहीं होते हैं और उत्तर प्रदेश उपरोक्त सभी नहीं लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है? तो देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो आर्टिकल किसमें दिया गया है? अनुसूची 5 में दिया गया। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए समान कार्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता ग्राम पंचायत समान नागरिक। देखिए ये न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में नहीं है, आर्टिकल 48 में नहीं 50 में है, क्योंकि 50 मतलब 50-50। तो देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो जाएगा। समझ में कि नहीं? आगे बढ़ते। अगला भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है। तो देखिए भूमि सुधार किससे संबंधित है? तो ये भूमि सुधार जो संबंधित है, एक मिनट, देखिए भूमि सुधार राज्य सूची से संबंधित है। ठीक। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में है? मतलब 7वीं अनुसूची, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7वीं अनुसूची की सूची 3 में समवर्ती सूची में शामिल है। तो ये देखिए कारागार है। क्या है? कारागार है। देखिए थोड़ा मतलब जो है मैनेज करिए हल्का सा, एक मिनट। अगला निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में है? तो देखिए इसमें से संघ सूची में कौन है? तो ये है रेलवे। कौन सा है? रेलवे। अगला कौन सा है? विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान के 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये देखिए किस अनुसूची में आएगा? तो ये समवर्ती में आएगा। अगला है सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में आता है? तो देखिए कर लगाने का अधिकार और सरकार द्वारा किस अनुसूची में आएगा? तो ये अनुसूची में आता है, अनुसूची नंबर ये कौन सी हो जाएगी? तो ये आर्टिकल को अनुसूची 7वीं है। कर किससे संबंधित? 7वीं। देखिए याद कराता हूँ ट्रिक। देखिए 7वीं यानी 7 फेरे, 7वीं यानी 7 फेरे। जब 7 फेरे लगेंगे तो हाथ में आएगी लिस्ट। क्या आएगी? लिस्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समझ में कि नहीं? लिस्ट। तो लिस्ट क्या मतलब? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो वही तो लिस्ट है। तो ये किस में आएंगी? 7वीं अनुसूची में आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि इधर जो है ना दिखा, ये थोड़ा मतलब कटा जैसे लग रहा था ना यहाँ। देखिए दोनों तरफ कटा है तो पता ही नहीं चलता था क्वेश्चन कहाँ से शुरू क्या है, तो वो चीज़ है। अब देखिए यहाँ से देखिए आराम से। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 361 है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो देखिए संघ सूची कृषि में नहीं आता। कृषि किससे संबंधित? राज्य सूची है। अगला है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो देखिए जनगणना जो है ना किसका है? केंद्र का है। सॉरी, ये तो जनगणना केंद्र का ही है। उसके बाद बैंकिंग भी है, बीमा भी, गैस नहीं है, यानी गैस जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। अगला भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? दल बदल से। 10 से 10, 10 से दल बदल। अगला है भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो ये किस में रखा गया है? ये रखा गया 52वें संविधान संशोधन 1985। ठीक। ये कौन सी अनुसूची है? तो 10वीं अनुसूची है। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर लिखिए। देखिए 7वीं अनुसूची मैंने बताया था लिस्ट, तो ये हो जाएगा। 8वीं अनुसूची तो भाषा। देखिए लैंग्वेज में कितने वर्ड हैं? लैंग्वेज में है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो भाषा, यानी 8 अनुसूची यानी भाषा हो जाएगा। अगला 9वीं अनुसूची, तो देखिए 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार से संबंधित है और 10वीं अनुसूची दल बदल से है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची
किनके बीच है। तो देखिए 11 अनुसूची में क्या है, ग्राम सभा है कि नहीं। 11वीं अनुसूची में क्या है, तो देखिए सॉरी 11वीं अनुसूची में यहाँ पर क्या है, एक मिनट को, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है, तो ये राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है, तो ये कौन सा है। तो देखिए भाषा तो दूसरे में 2 नंबर यानी शपथ और उसके पैसे की बात कर रहा है, 2 से 2 नंबर यानी पैसे की बात कर रहा है। भाषा तो 8वीं अनुसूची में है ना, तो ये जो है नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा किस अनुसूची के अंतर्गत दिया गया, तो 8वीं अनुसूची। अगला किस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो देखिए 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन था 1951 में। कब, 1951। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा करता है, तो यह आर्टिकल है 71 है। अगला है 73वें संविधान संशोधन 1992-93 अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 73वें के द्वारा 11वीं और 74वें के द्वारा 12वीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघशासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, तो ये आर्टिकल पहली में है, मतलब अनुसूची कौन सी है, तो पहली है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों उपजातियों और जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने तथा उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 341। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो देखिए क्षमा करेगा राष्ट्रपति तो बेहतर काम करेगा, क्या करेगा, बेहतर, तो बेहतर से 72। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान न्यायवादी यानी 76 हो जाएगा। अगला है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संशोधन में कुल कितने थे, तो देखिए 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियाँ थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान की धाराओं या अनुच्छेद की कुल, देखिए यहाँ धारा और अनुच्छेद दोनों दिया हुआ है, तो हम कितना मानेंगे, तो 470 प्लस मानेंगे, लेकिन अगर धारा न देता केवल अनुच्छेद देता तो हम 395 ही लगाते। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 हो जाएगा। अगला है संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान दिया गया है, तो देख लीजिए नए राज्य का गठन, वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या क्षेत्रों का नाम में परिवर्तन, ये सब दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, देखिए ये कौन सा नंबर आ गया, 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ से चलने लगा। ठीक, देखिए ये गलती से आ गया, शायद ये गलती से आ गया, चलो इसे छोड़ो, यहाँ देखते हैं। ये जो है 5 देखते हैं, कौन सा, ये 5 देखते हैं। देखिए उसमें जो है थोड़ा वो आगे पीछे हो गया है शायद, तो इसीलिए है वो वहाँ पे छोड़ देते। देखिए उतने क्वेश्चन थे जितने करा दिया, इतने क्वेश्चन थे तो 68 क्वेश्चन से ज़्यादा थे, वो करा दिया। अब देखते हैं ये 5 नंबर, ठीक, संघ एवं राज्य क्षेत्र देखते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो आर्टिकल 1 हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, तो भाग कौन सा, 1 है। अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए, मतलब गठन के लिए दिया गया है, तो कौन सा आर्टिकल दिया है, तो आर्टिकल 3 है। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो 8 हो जाएगा, अभी ऊपर बताया भाग। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है, तो इसमें कौन सा संभव नहीं है, तो नए राज्यों का प्रवेश, ये आर्टिकल 2 है। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, तो देखिए एमपी का गठन कब हुआ, देखते हैं 1 नवंबर 1956 को होता है। अगला हरियाणा राज्य कब बना, तो देखिए हरियाणा जो राज्य बना ना, ये बना 1 नवंबर 1966 को। अगला राज्य कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो देखिए कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका बताया है, तो ये आर्टिकल, मतलब सॉरी भाग कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
अगला है भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा गया है? तो ये कौन सा भाग है जो राज्य का संविधान कहलाता है? तो 6। अगला है कि किसी भी राज्य के गठन व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को नहीं, संसद को है। क्या है? किसे? संसद को है। अगला 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा कितने राज्य यानी 14 राज्य और 6 यूटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है आंशिक राज्य का दर्जा किस संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है? तो ये पुडुचेरी है। अगला निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें जो है ये दोनों गलत है। ठीक, अब देखिए इसमें ये दोनों सही हैं। क्या है? दोनों सही हैं। यानी कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करने की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो ये दोनों सही हैं। अगला है भारतीय संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो ये देखिए वहाँ के किसके द्वारा चलाया जाएगा? तो वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन? 69वां। अगला है भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है। तो ये कहाँ से? इंग्लैंड से। अगला है भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के भाग 3 के अंतर्गत कितनी आंचलिक परिषद स्थापित की गई हैं? तो ये 5 की गई हैं। अगला है 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए उत्तरदायी क्या चीज़ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है भारत की स्वतंत्रता के लिए कुल कितनी रियासतों का भारत में विलय हुआ था? तो देखिए हुआ था 565। अगला है एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो देखिए साधारण बहुमत चाहिए। समझ में कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हुआ है? तो अगला दिया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए नागालैंड कब बना? 1963 में बना। ठीक, झारखंड 2000 में बना, तेलंगाना 2014 में, सिक्किम 1975 में। तो अब मैच कर लीजिएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 2-1 4-3। अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी मैचिंग वाला है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म हो जाएगा? तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? 240(1) गा का पुडुचेरी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देना बेटर है। समझ कि नहीं? क्योंकि इस तरह बहुत कम लोग करेंगे, ये मेरिट डिसाइड नहीं करता। अगला, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य कब बना? तो देखिए सिक्किम जो भारत का पूर्ण राज्य बना है वो 36वें संविधान संशोधन द्वारा बना है। अगला है निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, उन्हीं कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए झारखंड तो सबसे लास्ट में बना है। समझ नहीं? झारखंड 2 में बना है, तेलंगाना 14 में। तो देखिए सबसे लास्ट में 2 होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? 3। तो देखिए 2-3 किसमें? ये है, यानी हरियाणा, फिर गोवा, फिर जो है झारखंड, फिर तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसमें 26 क्वेश्चन है, यानी हम 5 टॉपिक देख चुके हैं। देखिए वो जो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड हो गए थे एक्स्ट्रा, वो अलग था, और इधर बाकी थोड़ा कट गया था। देखिए दोस्तों हमें जो है लगातार बोलना रहता है 40, 45, 50 मिनट, और सामने तो बोर्ड पे है नहीं जो सांस भी ले ले, थोड़ा रुक भी जाए, थोड़ा कहीं नोट कर लो, तो दिक्कत होती है लगातार बोलने में। ठीक, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा कहीं भी। बाकी मतलब पढ़ाता हूँ, ठीक ठाक बताता हूँ, और अपनी तरफ से जितना हो सकता है एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ट्रिक भी बता देता हूँ, सारी चीज़ें। लेकिन लगातार बोलना रहता है, और थोड़ा मतलब आवाज़ को भी कंट्रोल करना रहता है, क्योंकि रात में बनाता हूँ, 12-1 बज गया है, अब बना रहा हूँ वीडियो, तो फिर मतलब नीचे तक आवाज़ जाएगी तो डिस्टर्ब सब लोग होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबको मैनेज करना पड़ता है। ठीक, तो देखिए आज के लिए इतना ही है। आप मतलब कल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।